अब हम लोग जाते हैं लोग फ्लोटेशन में। देखो, फ्लोटेशन मतलब फ्लोटिंग बॉडी, मतलब तैरना। कोई भी चीज, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड पे तैर रहा हो। अब देखो, फ्लूइड का मतलब हुआ, वैसे फ्लूइड का मतलब वो जो बहता है। हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि हवा भी बहता है, पानी भी बहता है, इसीलिए लिक्विड और गैस को कॉमनली हम लोग बोल देते हैं फ्लूइड। ठीक है। और लिक्विड या गैस के द्वारा, फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको बोल देते हैं फ्लूइड प्रेशर। समझ में आ रहा है ना? तो वो हो गया हमारा फ्लूइड प्रेशर। अब अलग अलग अगर डिफरेंशिएट करें तो लिक्विड के जो द्वारा जो प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे लिक्विड प्रेशर, गैस के द्वारा जो लगेगा उसको बोलेंगे गैसियस प्रेशर। और दोनों का अपना अपना प्रेशर होता है, प्रेशर लगाता है, दोनों का अपना अपना बायोंसी होता है। आगे पढ़ेंगे बायोंसी के बारे में कि वो फोर्स जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड, जिससे फ्लूइड किसी ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड फोर्स लगाता है, वो अपवर्ड ऑफ थ्रस्ट फोर्स को बोलते हैं हम लोग बायोंसी। ठीक है। तो वो बायोंस फोर्स ऑफ थ्रस्ट फोर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। जब भी कहीं फ्लोटिंग बॉडी का कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है तो सबसे पहले शुरू यहीं से होता है कि एगो छोटा सा पत्थर अगर इति चुके भी, अगर पत्थर पानी में डाल दे तो वो डूब जाता है। एगो बहुत बड़का विशालकाय जहाज, माने एगो जहाज में एगो सोसाइटी आ जाए, माने एगो जहाज में 15 गो 20 गो 50 गो घर आ जाए, तो इतना बड़का जहाज भी अगर पानी में रहता है तो वो नीचे डूबता नहीं है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि पानी में, फ्लूइड में कोई भी चीज डूबेगा या नहीं डूबेगा ये मास पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। अगर मास पर डिपेंड करता तो कम मास होने वाला चीज डूब जा रहा है, ज्यादा मास होने के चलते क्या हो रहा है कि नहीं डूब रहा है। यही ना है। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं डेंसिटी। हालांकि पीछे कुछ कुछ टॉपिक में डेंसिटी के बारे में आदमी बात करता है, नहीं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम को डिफाइन किया गया है डेंसिटी के रूप में। ठीक है। डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, माने पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम समझ में आ रहा है ना? किसी भी ना वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो जगह ऑक्युपाई किए हुए रहता है उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। अब सबका सिलेंडर का अपना वॉल्यूम है, उसका अपना सिलेंडर कोई भी सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर का अपना वॉल्यूम है, नहीं हम लोग मैथमेटिक्स में वॉल्यूम निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। क्यूब का अपना वॉल्यूम है, क्यूबॉइड का अपना वॉल्यूम है। कोई भी शेप के ऑब्जेक्ट किसी भी शेप में हो, जगह तो अगर मैटर है तो जगह को छेकेगा, ऑक्युपाई करेगा, और वो जो 3D स्पेस को वो ऑक्युपाई कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। ठीक है। अब ध्यान से, अब 1 मीटर क्यूब में मान लो कि लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर, तो 1 मीटर क्यूब का जो स्पेस बना, उस 1 मीटर क्यूब में कितना मास प्रेजेंट है इसी को बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। ना कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा होता है कि कम है लेकिन इतना मटेरियल कंसंट्रेटेड है कि कम वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मास कंसंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा मास है, तो उसका डेंसिटी हो जाएगा ज्यादा। कोई ऑब्जेक्ट बड़का है लेकिन पार्टिकल्स दूर दूर है, समझ में आ रहा है ना? बीच बीच में स्पेस है, पोर्स है, गैप है, खाली जगह है, उसके चलते वॉल्यूम तो ज्यादा है, दूर दूर है तो जगह तो ज्यादा छेक लिया है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मैटर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, दूर दूर है, लूजली अरेंज्ड है, तो उसका डेंसिटी हो जाएगा कम। तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मास वाई वॉल्यूम करके ना। तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, जो कुछ भी आएगा वो हमारा ये बात को बता देगा कि पर यूनिट क्यूब में कितना मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है। मास बाई मतलब जितना भी उसका वजन है, मास है, उस मास को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है ये क्या हो गया, आसानी से निकल जाएगा। तो ये एक चीज हो गया वॉल्यूम के बारे में, डेंसिटी ना। अब डेंसिटी को अगर MKS में देखें, वैसे अगर SI में देखें तब तो मास बाई वॉल्यूम है। ठीक है। तो मास का तो ग्राम में होता है, अब वॉल्यूम है तो मीटर 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 क्यूब, तो ग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन MKS में अगर चले, M मतलब मीटर क्यूब है ना, K मतलब किलोग्राम, ये होता है, तो केजी पर मीटर क्यूब
MKS के अकॉर्डिंग हम इसका यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया किस चीज का, डेंसिटी, ठीक है। चलो अब एक नया बात आता है जिसको बोलते हैं थ्रस्ट। वैसे फोर्स में हम लोग पढ़े हैं लोग, ये कोई भी ऑब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं कि वो फोर्स लगा रहे हैं तो अपने प्लेस मतलब वो फोर्स किसी भी चीज को पुश या पुल करें जिससे उस ऑब्जेक्ट के जो नेचुरल स्टेट है उसमें चेंज होने का टेंडेंसी आता है, तो वो पुश या पुल करना क्या कहलाता है, फोर्स ना। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश किए या पुल किए इस टेंडेंसी से कि उसको बदल दें, उसको डिस्प्लेस कर दें, भले डिस्प्लेस हो चाहे ना हो लेकिन डिस्प्लेस करने का टेंडेंसी होता है, हमारी मेंटलिटी होता है कि उसको कर ही देना है, तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई हम उस पर फोर्स एक्सर्ट किए हैं। तो किसी भी डायरेक्शन में हम लगाएं, कोई भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर किसी भी डायरेक्शन में लगाएं तो वो हो गया फोर्स। और सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है इस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट, ठीक है। तो द फोर्स व्हिच एक्ट परपेंडिकुलरली टू एन ऑब्जेक्ट, टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये फोर्स को बोलेंगे हम लोग थ्रस्ट। तो जैसे अब थ्रस्ट किया एक फोर्स ही है ना, बस अंतर है कि फोर्स कौनो डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर हो, 60 डिग्री पर हो, 30 डिग्री पर हो, 20 डिग्री पर हो, 10 डिग्री पर हो, 0 डिग्री पर हो, समझ में रहा है। तो वो हो गया, उल्टा भी होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में एकदम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा होता है, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो वो जस्ट क्या हो गया फोर्स। और ऑब्जेक्ट पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, केस बेस्ड है, एकदम पर्टिकुलर केस है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री पर, ऑब्जेक्ट के सरफेस के 90 डिग्री पर अगर फोर्स लग रहा है तो ओनली उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग थ्रस्ट। तो थ्रस्ट भी एक फोर्स ही है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलरली लगता है, ठीक है। अब चूंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा तो थ्रस्ट का यूनिट भी क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्योंकि थ्रस्ट भी क्या फोर्स ना है, बस बात यह है कि वो किसी भी एंगल पे ना 90 डिग्री पर लग रहा है, ये उसका पार्टिकुलरिटी है, तो 90 डिग्री पर लग रहा है। तो थ्रस्ट भी क्या है कि क्वांटिटी वाइज फोर्स है, इसलिए उसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। कैसे हम लोग पढ़े थे वेट में कि वो फोर्स जिससे कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो वेट भी एक फोर्स है, इसलिए वेट का यूनिट क्यों क्या बोल रहे थे, न्यूटन। वैसे थ्रस्ट भी एक फोर्स है तो किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलरली लग रहा है, ठीक है। अब थ्रस्ट का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और बाकी जब न्यूटन का चलता है वहीं चलेगा फोर्स के अकॉर्डिंग। थ्रस्ट भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक हमने देखा डेंसिटी के बारे में और थ्रस्ट के बारे में। एक होता है प्रेशर, ठीक है। कैसे डेंसिटी है, डेंसिटी में हम लोग क्या पढ़े थे लोग कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। प्रेशर में होता है, प्रेशर में होता है कि यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, यूनिट मतलब हम फोर्स यहाँ पे लगाएं, हम कम दूर में फोर्स लगाएंगे तो फोर्स इतना ही दूर को इफेक्ट करेगा। हम ऐसे कर रहे हैं तो जितना बड़ा ये सरफेस एरिया है वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट दबाएगा, तो पूरा का पूरा ये पूरा ऑब्जेक्ट ना उधर दबाएगा, मतलब जो हम फोर्स यहाँ पे लगाएं वो पूरे के पूरे सरफेस एरिया पे क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तब यूनिट एरिया को कम है ना फोर्स मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया में कितना लग रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर ऑन दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट पर प्रेशर किस चीज के रूप में डिफाइन किया गया है कि उस ऑब्जेक्ट में पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो कि कहने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिए हैं, तो पूरे ऑब्जेक्ट पर तब फोर्स लगा कितना न्यूटन का, 100 न्यूटन का। लेकिन अगर हम मान लो कि उसका लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर, तो वो जो ऑब्जेक्ट का एरिया कितना हो गया, 20 मीटर स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया कितना हो गया, 20 मीटर स्क्वायर, नहीं हुआ क्या। तो 20 मीटर स्क्वायर पर लग रहा है कितना न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन का फोर्स, समझ में आ रहा है। तो लेकिन प्रेशर को डिफाइन क्या किया गया है कि फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पर है, यूनिट एरिया के माने क्या हुआ, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लग रहा है। 20 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स,
1 मीटर स्क्वायर पे कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा? 100/20 करेंगे, ये नो करेंगे। 20 मीटर स्क्वायर पे 100 न्यूटन, तो 1 मीटर स्क्वायर पे 100/20, 20 बचे 100, 5 न्यूटन। तो लगाने के लिए तो लगाए हैं 100 न्यूटन, लेकिन यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर को कितना फोर्स मिला? 5 न्यूटन। तो हमारा प्रेशर क्या है? तो ये हो गया 5 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर को मिला है, तो पूरा बात बोलेंगे ना कि 5 मीटर इन 1 मीटर स्क्वायर, 5 न्यूटन इन 1 मीटर स्क्वायर। शुरू में क्या था? 100 न्यूटन ऑन 20 मीटर स्क्वायर। अब यूनिट एरिया में बात करेंगे तो 5 न्यूटन ऑन 1 मीटर स्क्वायर, या इसी को और शॉर्ट बोलेंगे तो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑन 1 को पर ना बोलते हैं, तो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको डिफाइन करते हैं हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया। न्यूटन हो गया फोर्स, पर मीटर स्क्वायर हो गया एरिया, मीटर स्क्वायर एरिया ना हो गया, और पर मीटर स्क्वायर मैंने 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या हो गया? प्रेशर। तो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या 5 पास्कल बोल दो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड है कि प्रेशर के एसआई यूनिट को बोलते हैं पास्कल। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, बट एम केस में वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चलेगा, और कंप्लीटली एम केस में हम उसको डिराइव करेंगे कि क्या आ रहा है। तो ये हो गया प्रेशर। ठीक है, कि पर मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लग रहा है। वहीं अगर एरिया बढ़ा दे हम, ठीक है, एरिया को क्या कर रहे हैं कि हम बढ़ा दे रहे हैं। मान लो कि लंबाई 5 मीटर से बढ़ा के उसको कर दिए 10 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई को 4 मीटर से कर दिए 5 मीटर। अब यहाँ पे हम फोर्स लगाए 10 मीटर का फोर्स, 10 न्यूटन का, सॉरी 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का था, हाँ, तो 100 न्यूटन का फोर्स लगाए। यहाँ पे एरिया कितना हो गया? 10 × 5 50 मीटर स्क्वायर। तो पहले 20 मीटर स्क्वायर पे लग रहा था, पहले क्या हो रहा था? इनिशियली 20 मीटर स्क्वायर पे लग रहा था 100 न्यूटन, यही हो रहा था ना। तो 1 मीटर स्क्वायर को मिल रहा था 100/20, कितना? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 ही मीटर स्क्वायर पर ना 5 न्यूटन लग रहा था, समझ रहे ना। तो हम बोलने की प्रेशर कितना हो गया? 5 पास्कल, यही ना। अब हम क्या किए कि बढ़ा दिए दायरा, 10 × 5 कर दिए, तो 10 × 5 कर दिए तो उतना ही फोर्स लगाए। तो 50 मीटर स्क्वायर पर 100 न्यूटन लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना लगेगा? 100/50, 50 मीटर स्क्वायर पे 100 न्यूटन, तो 1 मीटर स्क्वायर पे 100/5 2 न्यूटन। 1 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है तो पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर हो गया कि नहीं हो गया? 2 पास्कल। देखो तो यहाँ पे ये 20 है, 20 मीटर स्क्वायर पे 100 न्यूटन लगा है, तो 5 पास्कल। अब 50 मीटर स्क्वायर पे 100 न्यूटन लगा है तो 2 पास्कल। एरिया बढ़ गया, यहाँ से 20 से 50 हुआ है, तो एरिया क्या हुआ? घटा है कि बढ़ा है? एरिया बढ़ गया तो प्रेशर 5 से हो गया 2, क्योंकि फोर्स उतना ही है। 100 न्यूटन वहां पर भी है, यहाँ पे 100 न्यूटन यहाँ पर भी, 100 न्यूटन यहाँ पर भी। तो क्यों प्रेशर कम हो गया है? क्योंकि कम एरिया में फोर्स लगाए हैं, तो कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फोर्स, तो 1 मीटर स्क्वायर को ज्यादा मिला है। इसके मतलब ये नहीं हुआ कि हर 1 मीटर स्क्वायर को 5 न्यूटन फोर्स मिल रहा है। और जब ज्यादा एरिया पे उतना ही फोर्स लगाए, तो एरिया तो है ज्यादा, तो पर एरिया को कम फोर्स मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूट, कोई भी सामान को कम आदमी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कम ना, कोई भी सामान को कम आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उतना ही सामान को लेने के लिए अगर ज्यादा आदमी आ जाए तो मजबूरी में कम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 100 न्यूटन लग रहा है अब 50 मीटर स्क्वायर पे, अब यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स 50 मीटर स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका 2.5 गुना ना हो गया। तो हर 1 मीटर स्क्वायर को कम फोर्स मिलेगा ना, तो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, माने 1 मीटर स्क्वायर एरिया को 2 न्यूटन फोर्स मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो फोर्स उतना ही है, एरिया बढ़ने से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो पर मीटर स्क्वायर में फोर्स कम मिला, तो प्रेशर क्या हो गया कि कम हो गया। आगे बात करेंगे हम लोग की फोर्स
सॉरी प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ज्यादा फोर्स है तो ज्यादा ज्यादा बांट देंगे, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और अगर एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर मीटर स्क्वायर को कम कम फोर्स मिलेगा तो वैल्यू कम आएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा। माने प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया के इनवर्सली। एरिया ज्यादा तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो कम कम मिलेगा, ठीक है, तो प्रेशर हो गया कम। और अगर एरिया हो गया कम, तो एरिया है कम तो ज्यादा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उतना ही फोर्स, तो प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, प्रेशर। तो अभी तक 3 क्वांटिटी के बारे में हम लोग देखे लोग। पहले कि अगर अब ऑब्जेक्ट के फ्लोटिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका मास क्या है, क्योंकि कम मास वाला डूब जा रहा है, देख रहे हैं कि ज्यादा मास वाला तैर रहा है खूब आराम से स्पीड में जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे मास पर डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड है उसके डेंसिटी पे। वो मास है, चलो ठीक है मास है, अब वो मास उसके वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम में वो मास अरेंज्ड है, ठीक है, तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग है तो फ्लोट करेगा, डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग है नहीं है तो फ्लोट नहीं करेगा, सिंक कर जाएगा, सबमर्ज्ड रहेगा। समझ में आ रहा है ना? डूब जाएगा। तो 3 क्वांटिटी के बारे में भी बात की स्टार्टिंग में। एक तो अभी तो चल रहा था प्रेशर के बारे में, इससे पहले बात किए थ्रस्ट के बारे में, थ्रस्ट से पहले बात किए डेंसिटी के बारे में, ठीक है। उसमें हम फ्लूइड के बारे में क्या कर रहे थे कि चर्चा कर रहे थे स्टार्टिंग में इनिशियली। इतना बात लिख लिया जाए। हम लोग देख रहे हैं फ्लोटेशन का मतलब, ठीक है। देखो, we all know that a small mass stone gets sink in water, but a heavy mass ship float on the surface of water. It means that flotation, मतलब mechanism of floating, depends upon factor other than mass, like density, shape of object, etc. शुरुआत की है इसी चीज से कि पता है कि छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, बहुत भारी जहाज पानी के ऊपर क्या करता है कि तैरता है, होता ही सही है ना। समंदर वगैरह में, नदी वगैरह में नहीं ना वो चलता है, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा डालेंगे नीचे डूब जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का पानी के ऊपर फ्लोट करना
तैरना, ठीक है, मास पर तो डिपेंड करबे करेगा, लेकिन मास के अलावा भारी तैर रहा है, हल्का डूब गया है, तो मास तो ठीक है, लेकिन मास के अलावा और भी कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, तब आता है मैकेनिज्म ऑफ फ्लोटिंग, जैसे कि डेंसिटी, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, नहीं एक प्रॉपर शेप भी है कि जिसके चलते डेंसिटी ज्यादा या कम हो जाता है, वो एक्स्ट्रा बायोन्सी अफोर्ड करता है, तो डिपेंड करता है इस सब चीज पर। लिक्विड एंड गैसेस आर कॉमनली नोन एज फ्लूइड, क्लास 8 से पढ़ते आदमी आ रहा है, क्योंकि उसके पास टेंडेंसी होता है फ्लो करने का। द प्रेशर एक्सर्ट बाय फ्लो ऑन एन फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर, सिंपल सा बात है। डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में माने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास कॉन्सेंट्रेटेड है, कितना मास प्रेजेंट है। अगर रुई लें 1 मीटर वॉल्यूम में इतना बड़ा, अगर रुई ले लें हल्का होगा, उतना ही बड़ा में एगो पत्थर ले ले तो क्या होगा कि भारी होगा। तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम है 1 मीटर क्यूब, लेकिन अगर जोखेंगे तो मास क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा। एगो में दूर दूर ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल्स दूर दूर है तो मास कम है, स्टोन है, पत्थर है, एकदम मास कॉन्सेंट्रेटेड है, भारी है ना। तो वॉल्यूम सेम है लेकिन मास अलग अलग है, समझ में आ रहा है। तो हमको डिपेंड कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कॉन्सेंट्रेटेड है, डेंसिटी उसी को बोलेंगे, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, ये सब पहले पहले का कॉन्सेप्ट है। मास का मतलब किलोग्राम, वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब, तो एमजीएस में से यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, यही ना हो जाएगा। इट इज मास प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 मीटर क्यूब, भले ही ऑब्जेक्ट ज्यादा है, वॉल्यूम क्या है कि ज्यादा है, मास भी बहुत ज्यादा है। अब मास को फुल टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तब एक टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया है, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में कितना मास हो रहा है, कैलकुलेट करने पर ये निकल जाएगा, ठीक है। Thrust, the force acting perpendicular मतलब 90 डिग्री पर to the surface of an object called thrust. तो thrust एक फोर्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं thrust. ऐसा यूनिट ऑफ thrust इज न्यूटन ना। अब न्यूटन है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, जो फोर्स है वो यूनिट पर यूनिट एरिया, माने जो फोर्स लगाया गया तो टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे, वैसा ही है कहना। डेंसिटी था, जो भी मास है टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दे रहे हैं, 1 मीटर क्यूब में यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है निकल जाएगा। वैसा ही है, जितना भी टोटल फोर्स लग रहा हो किसी टोटल सरफेस एरिया पे, अब वो सरफेस एरिया से मतलब वो टोटल फोर्स को सरफेस एरिया से डिवाइड कर दें, यूनिट एरिया को कितना फोर्स मिल रहा है आसानी से निकल जाएगा। तो यही है कि यूनिट एरिया को कितना फोर्स मिल रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेशर। प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इधर लिखेंगे एसआई यूनिट तो पास्कल होता है, पीए से रिप्रेजेंट करेंगे। एमकेएस में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और न्यूटन क्या फोर्स है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे आ गया पर सेकंड, पर मतलब नीचे, आई मीटर स्क्वायर है, ये 2 मीटर इंटू मीटर होगा ना, एगो से एगो मीटर कट गया, बचा क्या केजी मीटर सेकंड, ये दोनों नीचे है तो केजी पर मीटर, एक ना एगो तो कट गया है, ये दो केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन एमजीएस इट यूनिट इज केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, घर पे कैलकुलेट करेगा सब तो आ जाएगा, मतलब किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट इन एमकेएस, किसका, प्रेशर का। यहाँ यहीं से डायरेक्टली है कि फोर्स न्यूमरेटर में है, मतलब प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझाए हुए भी हैं कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो यूनिट एरिया को जरा जरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिट एरिया पे जरा जरा फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 1 मीटर स्क्वायर को ज्यादा फोर्स मिलेगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे ना। तो प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अगर फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्योंकि यूनिट एरिया को ज्यादा ज्यादा फोर्स मिल जाएगा। और फोर्स कम होगा तो कम फोर्स है तो यूनिट एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कम ना होगा, फोर्स कम प्रेशर भी कम, दोनों एक साथ चल रहा है। और उल्टा
डेनोमीटर में है ना, तो प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फोर्स अगर हम उतना ही कर दें फिक्स, तो एरिया ज्यादा होगा तो कम कम यूनिट एरिया को फोर्स मिलेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कम फोर्स मिलेगा, तो प्रेशर क्या हो गया, कम। तो एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, और अगर एरिया कम है और उतना ही फोर्स लगा है, तो एरिया कम है तो हर मीटर स्क्वायर को ज्यादा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर को फोर्स मिलेगा ज्यादा। समझो, फोर्स लगा है तो टोटल सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, और वो एक्ट कर रहा है एज ए टोटल सरफेस एरिया। कोई ऑब्जेक्ट किधर डिस्प्लेस करना हो, कहीं प्रेस करना हो, कंप्रेस करना हो, कुछ करना हो, प्रेशर इज इनवर्सली, फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन एरिया के इनवर्सली। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा, एरिया अगर कम है, एरिया घट रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा।